नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है ज़िंदगी मिलेगी दोबारा और इसके 17 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 18वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, 18वें पार्ट को शुरू करते हैं। इसलिए मैंने कम से कम आपसे शिक्षा के मानक को बनाए रखने की आशा की थी, लेकिन मैं भूल गया था कि अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है, मानसिक विकास का उपकरण नहीं। सर, पायल मैडम ने फ़ोन किया। आपका फ़ोन नहीं लग रहा। पुलिस कांस्टेबल के झटके से आलोक की झपकी टूटी। वह दिन के अंत में मेज पर सिर रखकर ही सो गया था। हाँ बोलो, आलोक ने फोन को कान से दबाते हुए कहा। ट्रैवल हिस्ट्री और शमशान सूची मेल कर दी गई है। आलोक ने जल्दी से कंप्यूटर चालू किया। नींद की थकान उसकी आंखों से ओझल हो गई। उसे बार बार याद आता है कि विशाल को नौकरी मिलते ही दोनों भाई साथ साथ बाहर जाया करते थे। तो क्या विशाल ने नौकरी के बहाने अपने छोटे भाई को भी इस पेशे में डाल दिया? जैसे उसके दिमाग में यह विचार घूम रहा था, उसकी नज़र डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी। वहाँ दो भाइयों विशाल और विवान की यात्रा का इतिहास सामने आया। 2008। अपने आप में आलोक ने कुछ बोला। विशाल इस समय एक स्कूली छात्र था। मार्कशीट की जीरोक्स कॉपी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है 2008 में 2 बार, उसके बाद साल 2009 में 3 बार। साल बीतने के साथ उसके बढ़ते ट्रेवल्स को देखकर आलोक के माथे पर विचार की रेखा और गहरी हो गई। फिर नज़र विवान के ट्रैवल हिस्ट्री पर पड़ी। यात्रा 2013 से विवान की यात्रा बेगूसराय में शुरू हो गई थी, और निश्चित रूप से अपने बड़े भाई के साथ। विशाल स्कूल में रहते हुए ही इस गिरोह में शामिल हो गया था। फिर कच्चे पैसे के लालच में भाई को भी इस धंधे में घसीट लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्रैफिक बढ़ता गया, यानी कारोबारियों की भागीदारी भी बढ़ी। लेकिन अपने ही बड़े भाई को मारने का इससे क्या लेना देना है? आलोक ने अधीरता से अपने बगल के कागज को देखा। बेगूसराय के पास शमशान और कब्रिस्तान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर विशाल मारा गया है तो उसका दाह संस्कार किया गया होगा या उसे जमीन में गाड़ दिया गया होगा। लेकिन नहीं, आलोक को पंक्ति में व्यवस्थित जानकारी को देखने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। विशाल का कोई नाम नहीं। विवान झूठ नहीं बोल सकता, लेकिन सच को छुपाना जानता है। उसे अपने बड़े भाई की तरह झूठ बोलने की आदत नहीं है, आलोक ने अपने आप से कहा। फिर अचानक अनुमान से उसके दिमाग में एक संभावना आ गई। कहीं उसने रघु ठक्कर के घर पर ही उसे मारकर दफना तो नहीं दिया? आलोक अपनी आंखें बंद करके स्मृति में डूब गए। बेगूसराय में रहते हुए उसे रघु के घर की जांच के लिए जाना पड़ा था। विशाल के कपड़े, अनगिनत सिम वहां मिले, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा। आलोक अधीरता से फिर से पायल से जुड़ता है और कहता है, मैं कहता हूँ कि रघु ठक्कर के सीलबंद घर पर एक नज़र डालो और पड़ोसियों से पूछो कि घर में कितने लोग रहते थे। मुझे लगता है कि विशाल वास्तव में अब जीवित नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो विवान सच कहकर फिर इसे छुपाने की कोशिश नहीं करता। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद आलोक ने डेस्क पर दूसरे कंप्यूटर की ओर देखा। यहाँ से विवान का जख्मी शरीर साफ दिखाई दे रहा था। अनजाने में ही हाथ में कोठरी की चाबी लिए आलोक उस ओर चलने लगा। कदमों की आहट सुनकर विवान फर्श पर उठकर बैठ गया। तुम दोनों भाई एक साथ बेगूसराय गए थे, लेकिन तुम अचानक इस गलत रास्ते पर क्यों चले गए? तुम तो पढ़े लिखे थे, अच्छे थे। तुम कड़ी मेहनत करके एक खुशहाल परिवार का प्रबंधन कर सकते थे, लेकिन यह गिरावट क्यों? आलोक ने सभी प्रासंगिक सबूत विवान के सामने रखे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे दो भाइयों की गतिविधियों का सबूत मेरे हाथ में है। बचने का कोई रास्ता नहीं है अब। लेकिन तुमने बड़े भाई के हनीमून जाने पर उसका पीछा क्यों किया? क्या विशाल भी अपनी पत्नी को जघन्य साजिश में शामिल करने की कोशिश कर रहा था? और इसलिए तुम... वाह, आपका दिमाग का कोई जवाब नहीं सर। कम से कम कोई तो समझा कि मैं अवनी से प्यार करता हूँ। विवान ने अजीब चेहरे से जवाब दिया। फिर वह आलोक के पास आया और फुसफुसाया, मेरे बड़े भाई एक पाखंडी थे। स्कूल और कॉलेज में रहते हुए उन्होंने अपने पिता के पैसे दोनों हाथों से उड़ाए। माँ उन्हें दिन भर विभिन्न प्रकार के पकवान बना बना कर खिलाती थी। वह उनकी देखभाल करती थी, लेकिन बड़े भाई ने माँ का ही इस्तेमाल किया। जब आप इस आदमी को देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं?
विवान ने एक जवाबी सवाल किया। सामने बैठा आदमी आलोक खामोश है। विशाल के चरित्र विज्ञान को अपने स्रोतों से पहले ही जान लिया था आलोक ने। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थी, लेकिन जो मुझे पसंद थी वह पीछे छूट गई। मैंने बड़े भाई से कहा कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं कुछ दिनों में उसे प्रस्ताव दूंगा, लेकिन उसने मेरे सामने अवनी को प्रपोज किया। मैं जिस लड़की के लिए कविताएं और गीत लिखता था, वह सब कुछ जानते हुए भी, लेकिन फिर भी वह अपने बेईमानी स्वभाव को जाने नहीं दे सका। इस बीच जब मैंने अवनी को बताया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो मैंने देखा कि दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका था। मेरे बड़े भाई ने उनके साथ संबंध बना चुके थे, जिससे मैं प्यार करता था। रिश्ते के इस अजीब समीकरण को देख आलोक काफी परेशान हो गए। वस्तुतः विवान के प्रति थोड़ी सी माया का जन्म हुआ, अनजाने में ही। दोनों में प्यार हो गया, उन्होंने शादी कर ली। इस बीच बड़े भाई व्यापार करने के लिए बेगूसराय गए, लेकिन मैंने शादी के बाद अवनी को कभी परेशान नहीं किया। बहुत तकलीफ होती थी, मैं दिन ब दिन लकड़ी की गुड़िया की तरह सहता रहा। उसी समय माँ मेरे लिए रिश्ता लाई। मैंने सोचा नई लड़की मिलने के बाद मैं शायद अवनी को भूल जाऊंगा, लेकिन यकीन मानिए मैं अवनी को नहीं भूल सका। भले ही मैं अपनी पत्नी के शरीर के साथ अपने शरीर को मिलाने के बावजूद भी एक मशीन की तरह पत्नी से संभोग करता रहा, मेरी पत्नी की इच्छा के अनुसार, क्योंकि मैं जानता था उस बेचारी का कोई दोष नहीं है। लेकिन इस बीच मुझे अपने बड़े भाई का दूसरा रूप देखने का सौभाग्य मिला। विवान की बातें सुनते ही आलोक कांप उठे। फिर कारोबार नीचे जा रहा था। डीलर नई नई बॉडी का के इंतजार में प्रेशर दे रहे थे। एक ही बॉडी को देखकर दर्शक बोर हो गए। नई लड़की की तलाश करते हुए बड़े भाई को अपनी पत्नी ही पसंद आ गई। अपने अनुमान शक्ति का मिलान कर होते देख आलोक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अस्पष्ट स्वर में कहा, उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया और बताया कि वह घर आ रहा है। वह एक हनीमून ट्रिप की योजना बना रहा है और अपनी पत्नी को बेगूसराय ले जाएगा। कार को खाई में दुर्घटना कर अवनी को खाई में फेंक कर प्रचार करेगा कि वह मर गई है। फिर वह अपने व्यवसाय में उसे जोड़ देगा। इस तरह अवनी को हनीमून के बहाने योजना को पूरा करने के लिए उसने 2 कार बुक की। आमतौर पर ब्रेक जर्नी करने पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। विवान ने मुस्कुराते हुए आलोक की आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन अवनी को इस चक्र में जोड़ने के लिए शादी करने क्यों गए? वह तो उसे प्यार के दौरान ही किसी खाई की गहराई में धकेल सकता था। आलोक को गणना सही नहीं लग रही थी। विवान के इस बयान में युक्ति कम तर्क ज्यादा लग रहा था। अच्छा बताइए, तो विशाल इस पेशे में क्यों आया? आलोक की बातें सुनकर विवान ने पूछा। मैं अब उसे भाई नहीं कहना चाहता। पैसे के लिए और क्यों? सरल प्रश्न का उत्तर देते हुए आलोक ने विवान की तरफ देखा। बिल्कुल, वह आदमी पैसे के अलावा कुछ भी नहीं समझता था। उसने पैसे के लिए ही अवनी से शादी की, लेकिन जब उसने देखा कि एनआरआई पिता ने परिवार कहीं और बसा लिया है, तो वह लड़की उसके लिए बेकार हो गई। बिल्कुल 2 भाइयों के प्यार की तरह बेकार हो गई। विवान ने आह भरते हुए कहा। फिर क्या हुआ? जब तुम्हारे भाई भाभी ने घर छोड़ा तो तुमने क्या किया? कहानी के बीच में आलोक ने पूछताछ के लिए हथियार फेंका, लेकिन विवान भी आसानी से पकड़ने वाला लड़का नहीं है। मैं बेगूसराय गया था। आपके पास तो ट्रैवल हिस्ट्री है सर। विवान के पास में रखा ट्रैवल हिस्ट्री आलोक को इशारे में दिखाया। तुम वहां जाकर क्या कर रहे थे? आलोक ने अधीरता से कहा। 2 दिन बाद उसकी शादी है और उसका पूरा दिन थाने में ही बीत रहा है। जाओ, खुद पता लगाओ। फर्श से उठते हुए विवान ने कहा। सरकार हर महीने आपको तनख्वाह दे रही है, किस लिए? लेकिन तुम अवनी को इस तरह ब्लैकमेल क्यों कर रहे थे? मन में घूम रहा प्रश्न आलोक के चेहरे से खुले तीर की तरह निकला। कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? अगर वो किसी से प्यार करे। मैं उसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं चाहता था कि उसका शरीर और मन मेरा हो। विवान ने लापरवाही के साथ जवाब दिया। अब यह मत कहना कि असली खुशी बलिदान में है। मैंने बहुत बलिदान दिया है। एक फूटे नसीब के अलावा कुछ नहीं मिला, और विशाल के पास अवनी की कई प्राइवेट क्लिप थे। अगर वह राजी नहीं होती
इसलिए उस आदमी ने उसे ब्लैकमेल करने के लिए बाथरूम में कैमरा लगाया था। मैंने सभी क्लिप्स को डिलीट कर दिया था, सिर्फ एक क्लिप को अपने पास रख लिया ताकि उसे राजी कराया जा सके, भले ही इसी तरीके से क्यों ना हो। मुझे लड़की पर विश्वास था, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह सीधे मेरे माँ के पास चली जाएगी। ईवान ने दीवार पर हाथ मारते हुए कहा। और हाँ, खाना यहाँ से ले जाओ। एक दिन नहीं खाने से कोई मर नहीं जाता। मानता हूँ तुम्हें इस मायने में किसी का प्यार नहीं मिला, तुम्हारी माँ का पूर्वाग्रह, भाई का स्वार्थ और भी बहुत कुछ। शायद तुम्हारी तरफ कोई नहीं था, लेकिन तुम तो थे अपनी तरफ। आलोक ने आह भरते हुए कहा और फिर कोठरी से बाहर निकल गए। फोन लगातार बज रहा है। पायल ने कॉल की है। आलोक चुपचाप अपने थाने के कुर्सी पर बैठा हुआ है। विचलित मन को शांत करने की कोशिश हार रही है। बार बार आंखें विपरीत दिशा में रखे कंप्यूटर की डिजिटल स्क्रीन पर जाती हैं। फर्श पर सोते हुए विवान का ऊबड़ खाबड़ चेहरा साफ नजर आ रहा है। दो भाइयों द्वारा खरीदे गए एक ही तरह के कपड़ों को याद करते हुए आलोक के लिए अब पूरी भूल भुलैया पानी की तरह साफ दिख रही है। अपने बड़े भाई को माँ के अतिरिक्त प्यार मिलने के कारण ही विवान ने अपने बड़े भाई की नकल करना चाहा। उसने सोचा कि अगर दोनों का स्वाद एक जैसा होगा तो शायद माँ भी उसे प्यार करेगी, छोटे लड़के पर ध्यान देगी। इसलिए विवान ने अपने बड़े भाई की पसंद नापसंद को अपनाया। किसी अज्ञात कारण से आलोक उस आदमी को अब घृणा नहीं करना चाहता था। उसके चेहरा बार बार फर्श पर पड़े विवान पर जाकर रुक रहा है। उम्र में आलोक से थोड़ा छोटा ही होगा, अवनी की समान उम्र कहा जा सकता है। आलोक को याद आता है कि समझ की उम्र तक पहुंचने के बाद भी माँ के पास भाई बहन का अधिकार जताना जारी है। अभावों का परिवार, इसलिए आलोक की माँ ने अपने बेटे की देखभाल के लिए दूसरा बच्चा नहीं लाने का फैसला किया था। लेकिन विवान जैसे लोग मिलने के बावजूद भी क्यों खो जाते हैं, आलोक ने मन ही मन कहा। फिर वह कुर्सी पर बैठे अधीनस्थ कर्मचारी को बुलाता है। पुलिस थाने में कितने कंबल हैं? ऐसी अचानक बुलावा सुनकर अधीनस्थ कर्मचारी की नींद उड़ गई। वह ठोकर खाते हुए आलोक के पास आ खड़ा हुआ। क्या आदेश है सर? आप देखिए थाने में कितने कंबल हैं। नए आरोपी के कमरे में कंबल देकर आओ, उसे फर्श पर कंबल लगाकर सोने के लिए कहो। आलोक से आदेश लेकर कर्मचारी वहां से बाहर आ गया। सुबह के 5 बज चुके हैं। पूर्व की ओर धीरे धीरे अंधेरा छटने लगा है। भोर की कोमल रोशनी में आलोक का मन भी आरोपी के प्रति एक स्पष्ट विचार बना रहा है। विवान शांत है लेकिन सख्त है। अवनी से प्यार करता है, लेकिन वहां भी अधिकार की भावना प्रबल है। यह प्यार है या सिर्फ जुनून? आलोक ने खुद से ही कहते हुए टेबल पर रखे लैंडलाइन फोन पर वापस आ गया। नमस्कार डॉक्टर। सबसे पहले मैं इतनी सुबह फ़ोन करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यह थोड़ा ज़रूरी है। बोलते हुए आलोक ने डिजिटल स्क्रीन पर अपनी नज़रें रखी। फर्श पर कंबल और चादर कोने में पड़े हैं। कहने की ज़रूरत नहीं है कि विवान ने उन्हें छुआ तक नहीं। आलोक का मन जलन से भर गया। अनजाने में हाथ गाल पर विवान के द्वारा लगाए गए घाव पर चला गया। विवान की माँ के कबूलनामे याद आ गया। विवान गुस्से और दर्द की अभिव्यक्ति के रूप खुद को इस तरह से चोट पहुंचाते हैं। क्या विवान ध्यान आकर्षित कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह बचपन में करता था? लेकिन अब तो वह बड़ा हो गया है। मन में विचार को दबाते हुए आलोक ने डॉक्टर की बातचीत की ओर ध्यान दिया। मुझे लगता है कि आरोपी असामान्य व्यवहार कर रहा है। पुलिस की दी हुई सुविधाओं को अस्वीकार कर रहा है। दोपहर से बात नहीं की है। ठंडे फर्श पर पड़ा हुआ है। क्या आप प्लीज आ सकते हैं? जैसे ही दूसरा पक्ष सहमत हुआ, बोझ उसके सीने से उतर गया। एक मनोचिकित्सक इस मामले को संभाल सकता है। थोड़ी राहत महसूस करते हुए आलोक ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह के 5:30 बज रहे थे। नाइट ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मचारी इधर उधर बिखरे पड़े थे। किसी की निगाह फोन पर टिकी है तो किसी की नींद पर। आलोक मेज पर बिखरे कागजों को इधर उधर देखते हुए साफ करने लगा। जांच की सारे साक्ष्य प्रति मेज पर रखी। तभी अचानक आलोक चौंक गए जब दरवाजे से एक जानी पहचानी आवाज आई। इतनी सुबह अवनी आकर थाने में हाजिर हुई। क्या बात है? तुमसे बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ।
तुम कल पूरे दिन कहाँ थे? अवनी ने बिना किसी भूमिका के अपनी आवाज़ थोड़ी उठाई। उसकी आवाज़ सुनकर थाने के कर्मचारी तब तक जाग गए। ये देखो, कहकर आलोक ने टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन उसकी ओर थमा दिया। यह कैसे हुआ? मोबाइल फ़ोन की हालत देखकर अवनी लगभग रो पड़ी। तभी उसकी नज़र आलोक के गालों पर गई। गालों के बाहर बेढंगी दाढ़ी और एक घाव का दाग साफ दिखाई दे रहा है। यह सब इन्हीं के सौजन्य से। आलोक ने डेस्कटॉप को अवनी की ओर घुमाया, जहां विवान फर्श पर अभी भी सो रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि जेल के अंदर अपराधियों पर अभी तक सख्त नियम लागू नहीं हुए थे। ये क्या? विवान के शरीर की हर जगह पर ये दाग हैं। अवनी समझ गई और पीड़ादायक जख्मों को देखकर कांप उठी। महसूस किया कि विवान पर हर तरह के हथकंडे अपनाए गए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अवनी के चेहरे पर दया के साथ घृणा का भाव झलक रहा था। बाहर आओ, कहकर आलोक दरवाजे की ओर चलने लगा। अवनी भी पीछे पीछे चलने लगी। क्या तुम विवान को एक दोस्त के रूप में देखती थी? आलोक ने बिना किसी ढोंग के अवनी से सीधा पूछा। उसके मन में अलग अलग तरह की भावनाएं चल रही थी। बेशक, लेकिन यह किस तरह का सवाल है? उसके बड़े भाई मेरे पति थे। अगर मैं अपने पति के भाई को अपना दोस्त नहीं मानती, तो क्या मानती? आवाज में स्पष्ट झुंझलाहट थी। आलोक ने उससे कल से पूरे दिन संपर्क नहीं किया, अपने घर से भी संपर्क नहीं किया। अपनी माँ को बस्ती की एक मौसी के हाथ में छोड़ रखा है और वह थाने में शांति से बैठे हैं। भले ही कल उसकी शादी है, लेकिन उसमें कोई उत्साह नहीं है। इस तरह के हृदयहीन रवैये से अवनी स्पष्ट रूप से नाराज थी। चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पा रही थी, लेकिन अब जब वह थाने पहुंची तो उसकी चिंता दूर हो गई। परिपक्व लड़की ने महसूस किया कि आलोक जांच के लिए खुद को लगभग भूल गया है। आंखों की नींद हराम, थका हुआ शरीर इसका स्पष्ट प्रमाण है। लेकिन भावी पति के मुंह से ऐसा सवाल सुनकर दिल झुंझलाहट से भर गया। विशाल के तुम्हारे जीवन में आने से पहले भी क्या तुम विवान को एक दोस्त के रूप में देखती थी? आलोक ने अवनी की झुंझलाहट को समझते हुए कहा, क्योंकि यह मामला उनके ध्यान ज्ञान के केंद्र में बना हुआ है। ईमानदारी से कहूँ तो अच्छा लगता था, लेकिन विशाल के प्रपोज करने के बाद मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। विवान ने मुझे अपनी प्रेम प्रसंग शुरू होने के 1 महीने बाद प्रपोज किया था, लेकिन तब तक मेरी सगाई तय हो चुकी थी। स्वाभाविक रूप से मुझे उसके अच्छे और बुरे के प्रति ध्यान नहीं गया। आज अवनी को अपने होने वाले पति के साथ अपने विचार साझा करने में जरा भी शर्म नहीं आई, क्योंकि अब यह रिश्ता दोस्ती की हदों में घुस चुका था। और उससे भी बड़ी बात यह कि आलोक के साथ अवनी को कंफर्ट जोन वापस मिल गया था, जो उन्हें कई साल पहले विवान से मिला करता था। हालांकि यह बात भी सही है कि विशाल पति होने के बावजूद भी उन्हें कभी दोस्ती का तोहफा नहीं दे पाया। विवान तुम्हें प्यार करता था अवनी, हताशा हो या किसी अन्य कारण से, वह प्यार जुनून में बदल गया। एक आह के साथ उसने अवनी के दोनों भाइयों के बीच समझ की कहानी सुनाई। विवान ने जीवन में बहुत खोया है, पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के बावजूद भी अपराध की गहराइयों में डूब जाना, यहाँ तक कि अपने बड़े भाई की हत्या तक कर दिया। यह सब सुनकर अवनी की आंखें भीग गई, नुकीली नाक का सिरा लाल हो गया। यह देख आलोक का सीना धक धक करने लगा। मन में घूमती संभावनाएं मस्तिष्क के मूल में वापस आ गई। इस त्रिकोण प्रेम भावनाओं के कारण अवनी मुझे छोड़ तो नहीं जाएगी। दरअसल इतने समय से आलोक का सिर इसी संभावना से उलझा हुआ था। दुख की पीड़ा तेज होती जा रही थी। दिन भर बिना अवनी के संपर्क में आए भी मन वहीं पड़ा रहा। क्या इसे प्यार कहा जाता है, या यह प्यार का दूसरा नाम है जिसे विवान बलपूर्वक रखने की कोशिश कर रहा है? मैं अभी विवान से मिलना चाहती हूँ, और हाँ, बिल्कुल अकेले। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे पास अनुमति है, तो ऑफ टाइम में मिलना मुश्किल नहीं होगा। मैं जेल कोठरी के बाहर से ही बात करूंगी, अवनी ने कड़े तेवर से जवाब दिया। यह सुनकर आलोक की नज़र दरार पर पड़ी। मानसिक चिंता के कारण अवनी ने चाबी मांगी या नहीं, ये सुन नहीं सका। दरअसल अवनी ने चाबी नहीं, प्रभारी से अनुमति मांगी थी। मैंने चाबी नहीं मांगी थी आलोक, अवनी ने कांपते हाथ को देखकर आलोक से कहा। आलोक के बहाव को एक स्त्री का मन समझ गया।
पूरे दिन संवाद न करने वाले व्यक्ति का सहारा खोने से डर लगता है। जाओ। आलोक ने संक्षिप्त निर्देश के साथ खुद को नियंत्रित करने के प्रयास में कुर्सी पर बैठ गया। तब तक अवनी उससे आगे बढ़ चुकी थी। वैसे मुझे लगता है कि उसके लिए कोई जमानत अर्जी नहीं मिली है ना? जाते जाते अवनी रुक गई। उसका हर कदम दृढ़ संकल्प दिखाता है, लेकिन अपने प्रिय को खोने के विचार में मग्न आलोक अपनी प्रियतम से दूर हर कदम पर भावनात्मक अंतराल की कल्पना करता है। नहीं, आलोक ने संक्षिप्त उत्तरों के साथ फाइल में गोते लगाने की कोशिश की। आलोक को अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि वह विवान से अकेले ही मिलना चाहेगी, जिससे वह नफरत करती थी। आलोक ने खुद से कहा, मनुष्य के मन को समझना बहुत जटिल है। वह इस भावुक लड़की को जितने समय से जानता है, वह समझता है कि कमजोरों के लिए अवनी के मन में करुणा हमेशा रहती है। जैसे अवनी ने अपने भाई से बुरा व्यवहार मिलने के बावजूद भी डूबते हुए उस आदमी की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। वह बिना सोचे समझे पैसे देने को तैयार हो गई, बिना किसी समझौते के। ध्यान भटकाने की कोशिश नाकाम होती है। आंखें बार बार कंप्यूटर स्क्रीन पर जा रही हैं। विवान जो फर्श पर पड़ा था, वह लोहे की बाड़ के पास आ गया। अवनी से उसकी बातचीत सामान्य लय में चल रही है। उसके हाव भाव में गुस्सा आक्रोश नहीं है। आलोक वास्तव में सुनना चाहता था कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण यहाँ से कुछ भी नहीं सुना जा सकता। मेज पर पड़े बेजान फोन की घंटी बजते ही आलोक ने राहत की सांस ली। पायल ने फोन किया होगा। नमस्ते। आलोक ने हाँफते हुए रिसीवर को अपने कान से दबाया और पायल की आवाज़ सुनी। जैसे चातक पक्षी की तरह आलोक उस हर पल का ही इंतजार कर रहा हो। सर, रघु और विवान ने हमें बेवकूफ़ बनाया है। विशाल उस घर में कभी गया ही नहीं था। अलमारी में कपड़े रखना, जांच को भटकाने के लिए खाते में लॉगिन करना, जांच को गलत दिशा में भटकाने के लिए ये सब किया गया था। अनुमान शक्ति से मेल खाता देख आलोक लगभग चिल्लाया। उसका मन भी कह रहा था कि विशाल अब जीवित नहीं है। सूखे होठों के कोनों पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। फिर रघु का फर्श ऐसा लगता है जैसे इसे हाल ही में बनाया गया है। एक कमरे का फर्श लगभग चिकना है, दूसरा उपयोग से गंदा है, लेकिन दूसरे कमरे का फर्श बहुत साफ है। पायल कुछ समय से दिन के उजाले में घर का निरीक्षण कर रही है। एक गहन अवलोकन से पता चलता है कि फर्श ताजा बना है, लेकिन क्यों? लाश वही है। फर्श को खोदने के उपकरण और लोगों की व्यवस्था करो। आलोक की आवाज़ से आत्मविश्वास झलक उठता है। और रघु से कहो कि विवान उसके खिलाफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गया है। बस और कुछ नहीं करना है। उनका खेल खत्म हो गया है। कोल काट कर आलोक ने राहत की सांस ली। अवनी भी तब तक उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई है। बात हो गई? उसे मुस्कुराते हुए खड़ा देखकर आलोक ने कहा। हाँ, बात खत्म हो गई। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि क्या बात हुई? अवनी ने आलोक की आंखों में देखते हुए पूछा। एक अधिकारी के रूप में पूछना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ व्यक्तिगत स्पेस भी है जो मुझे पता है। आलोक ने अपने विचार शांति से रखते हुए कहा। तुमने बात छुपाना कब से सीखा? यह तो मेरा स्वभाव था। मैं अपने विचार तुमसे छुपाती थी। अवनी ने अजीब चेहरे से जवाब दिया। सामने खड़े नर्वस आदमी के मन की गहराइयों को उसने पकड़ लिया। कहने की जरूरत नहीं है कि आलोक की संभावनाएं अवनी के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, भले ही वह काम के प्रेशर में उससे संपर्क न कर रहे हों। नारी की स्वाभाविक धारणा समझ जाती है कि उसकी विवान से मिलने पर आलोक का मन भय से भर गया था, लेकिन अवनी उसके भय को तोड़ने के सीधे रास्ते पर नहीं चलती, बल्कि उसने प्राकृतिक पसंदीदा घुमावदार राह को अपनाते हुए कहा। मुझे बताओगे नहीं क्या हुआ? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मैंने विवान के साथ क्या बात की? मैं अपनी व्यक्तिगत स्पेस को समझती हूँ आलोक, लेकिन तुम्हारे हाथ और पैर इतना कांप क्यों रहे हैं? आलोक ने इधर उधर देखा। थाने में बिखरे सभी कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। उन्हें ध्यान से कोई नहीं देख रहा। उस ओर देखते हुए और अपना गला नीचे करते हुए आलोक ने कहा, क्या बात हुई विवान से? रास्ते में आओ बच्चे। पेट में मेंढक फुदक रहा है, लेकिन मुंह में? अवनी कहते हुए चुप रह गई। फिर उसने आलोक की आंखों में देखा और कहा,
विवान ने शायद नहीं सोचा था कि मैं 1 साल के बाद उससे मिलने आऊंगी। वैसे तो पहले उसने अपने प्यार का साफ साफ इजहार किया, जैसे कि मुझे उम्मीद थी। फिर आलोक सेकंड के अंतराल को सहन नहीं कर सका। मन बार बार सूचित करता है कि कॉलेज में पढ़ते समय बनाया गया सॉफ्ट कॉर्नर अभी भी शायद अवनी के दिल में जिंदा है। मैंने भी उसे बिना छुपाए सच बता दिया। इन्फेचुएशन कहो या सॉफ्ट कॉर्नर, यह जीवन भर साथ चलने का सामान नहीं है। इन्फेचुएशन से जीवन नहीं चलता, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर मेरे किरदार की खासियत है। लेकिन प्यार इससे बिल्कुल अलग बात है। अवनी ने देखा कि आलोक का हाथ की कंपकपी अब बंद हो गई थी और हाथ शांति से मेज पर रखा हुआ था। फिर आलोक एक पल का भी अंतराल बर्दाश्त नहीं करना चाहता, लेकिन अपनी चिंता व्यक्त करना पूरी तरह से मूर्खता है। विशाल का शव रघु ठक्कर के बेडरूम में फर्श के नीचे है। हल्की सी मुस्कान उभर आई। दूसरी तरफ खड़े पुलिस अधिकारी को समझ में नहीं आया कि लड़की के मन में किस हद तक तूफान चल रहा है। मुस्कान अपने दर्द को छुपाने की सूक्ष्म कोशिश है, लेकिन आलोक के लिए यह मायावी बन रही। इससे पहले कि आलोक कुछ पूछता, लेकिन अवनी ने ही कहा, विवान हमारे हनीमून निकलने के तुरंत बाद बेगूसराय के लिए रवाना हो गए थे। विशाल ने पहली कार को छोड़ने और दूसरी कार के साथ ब्रेक जर्नी करने और हनीमून पर ले जाने की योजना बनाई थी। दुनिया की नज़रों में बेकार लड़की को मार दिया जाएगा, फिर मुझे प्री प्लान के तहत अपने बिजनेस में शामिल करने के लिए मजबूर किया जाएगा। लेकिन तुम इतने डिटेल जानकारी कैसे जुटाई? आलोक अभी भी आश्चर्य से बाहर नहीं निकल पाया। उसने जांच की सुरक्षा के लिए अवनी को ये सब कुछ नहीं बताया था, लेकिन अवनी को इतनी खबर कैसे मिल गई? क्योंकि विवान ने मुझे सब कुछ बताया। विवान ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, अवनी ने आलोक से बड़े आश्चर्य से कहा। विवान ने अपने प्रिय को बचाने के लिए अपने बड़े भाई को कार में ही मार डाला। विवान के निर्देशानुसार रघु ठक्कर ब्रेक यात्रा की दूसरी कार में बैठे थे। जब वह गाड़ी चला रहे थे तो अचानक रघु चिल्लाने लगा कि ब्रेक फेल हो गया है। मैं बिना सोचे समझे दरवाजा खोलकर कूद गई और विशाल को रघु ने कार में ही मार डाला। खुद के बुने जाल में विशाल खुद ही फंस गया। लेकिन लाश, आलोक की उत्सुकता थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। बात करते करते वह कुछ देर के लिए अपनी सांस रोक लेता है, लेकिन फिर जल्द ही वो सांसें उठ खड़ी हुई। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।